गुड इवनिंग सभी लोगों को। L1 क्लासेज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आज हमारे प्रैक्टिस बैच नवंबर मंथ का 4 नंबर है प्रैक्टिस बैच में, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर नए नए प्रश्न हम आ रहे हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वह दिए गए नंबर पर कॉल करके, जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, अपना बैच को अलॉट करा सकते हैं। देखिए, जो हमारे बैच की बात है, अभी ऑफर चल रहा है, कल तक है। आपको 5 नंबर तक वनली 99 रुपीज में मिलेगा, केवल मात्र 99 रुपीज। कल तक ही यह ऑफर वैलिड है, तो आप लोग जल्द से जल्द जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन L1 क्लासेज प्रयागराज L1 क्लासेज प्रयागराज के नाम से है। एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन is non-aromatic because it is non-planar, it lacks conjugation, it is an anti-aromatic, it has 10 pi electrons। जल्दी से सभी लोग देखिए, जल्दी से तेजी से आंसर दिया करिए कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, बताइए जल्दी से। दीपक पटेल कह रहे हैं 1 का ए ऑप्शन सही है, एकदम सही है। जो साइक्लो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यह हमारा साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, बट नॉट प्लेनर। यह प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं, बल्कि यह समतली नहीं है। समतली नहीं होने के कारण से यह हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। ठीक, इसका शेप क्या है? समतली नहीं है, और इसका शेप इस तरीके से माना जाता है। पकड़ रिंग जैसा शेप माना गया है, इसे पकड़ रिंग कहा जाता है। तो कभी कभी साइक्लोटेट्राइन का अगर स्ट्रक्चर पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन ए कह रहा है, फ्यूज्ड पॉली एरोमेटिक लाइक नेप्थलीन फॉलो एक्सटेंडेड हकल रूल्स। नेप्थलीन जैसे संयुक्त चक्री सुगंधित यौगिक विस्तारित हकल नियम का पालन करते हैं। ईच रिंग कंट्रीब्यूट्स 4n+2 इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली। प्रत्येक रिंग स्वतंत्र रूप से 4n+2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है। 2 का एक करे दीपक पटेल। देखिए, ये हमारी नेप्थलीन है। कह रहा है फ्यूज्ड साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं, कह रहा है कि नेप्थलीन जैसे संयुक्त चक्री सुगंधित एरोमेटिक हकल के नियमों का पालन करते हैं। एकदम सही कह रहा है कि यह हमारा हकल के नियमों का पालन करता है, एकदम सही है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पहला तो है हकल के नियमों का पालन करता है, यानी इक्वल टू 2 एरोमेटिक हो जाएगा, अर्थात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम का पालन करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। ईच रिंग कंट्रीब्यूट्स 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स। प्रत्येक रिंग 4n+2 का नहीं फॉलो करती है,
अर्थात यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। अगर ये 4n+2 पाई है तो ये फिर 4n+2 है, नहीं हो पाएगा। तो अर्थात ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। E2 के बारे में कौन सा कथन गलत है? करा विच स्टेटमेंट्स अबाउट E2 इज इनकरेक्ट? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए दूसरा ऑप्शन। तीसरे का E2 के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत शब्द पूछा है। देखिए E2 रिएक्शन का करा रेट डिपेंड्स ऑन द बोथ बेस एंड सबस्ट्रेट, ये पहले हमने आपसे चर्चा किया था। जितना अगर ये 2 लिखा है इट मींस रेट जो होता है अभिक्रिया की दर वह अभिकारक और बेस के कंसंट्रेशन दोनों पर निर्भर करेगा। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी कोप्लेनर विथ लिविंग ग्रुप, ये भी एकदम सही कर रहा है कि अर्चना जी रेजोनेंस में यह इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है सर, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, तभी तो वह स्टेटमेंट्स गलत हुआ। फिर कह रहा है हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी कोप्लेनर विथ लिविंग ग्रुप, कोप्लेनर एक ही प्लेन में है लिविंग ग्रुप के, यह भी स्टेटमेंट्स एकदम सही कह रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सिलरेट A2 रिएक्शन, और फिर कह रहा है स्ट्रांग बेस प्रमोट प्रबल क्षार E2 को बढ़ाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? स्ट्रांग बेस, अरे भाई ये रेट है, बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सिलरेट नहीं करता बल्कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिएक्शन के रेट को घटाता है। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मैच द टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन विथ के फीचर्स, एलिमिनेशन टाइप्स है। अरे ऐसा है, इसको हटा दीजिए। 4 नंबर है इसमें, 4 को हटा दीजिए। अब बताइए E1 रिएक्शन कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, E2 रिएक्शन 1 स्टेप मैकेनिज्म, E1CB कार्बन एनायन इंटरमीडिएट्स। जल्दी से बताइए। 4 का ए E1 रिएक्शन टर्सरी एल्किल हैलाइड, और टर्सरी एल्किल हैलाइड में सब्यदेव इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता है। E2 में 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट होने के कारण से इसे क्या कहा जाता है? E2 रिएक्शन कहा जाएगा। E1CB कार्बन एनायन इंटरमीडिएट, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। A1 का 1, B का 2, C का 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। मैच द रिएजेंट विथ प्रोडक्ट टाइप इन एल्काइंस, इनको मैच करना है आपको। मैच करना है, आप मैच करके बताइए क्या होगा। बोलिए 5th का आंसर जल्दी से बताइए।
फिफ्थ का बी कह रहे हैं। देखिए H2 जो होता है लिंडलार कैटेलिस्ट, यह सदैव हमारा क्या देता है, सिस रिएक्शन देता है। लिंडलार कैटेलिस्ट क्या देता है, सिस देता है। तो ए का 1 होगा, अर्थात ए ऑप्शन खत्म हो गया। सोडियम लिक्विड अमोनिया, यह हमारा ट्रांस एल्कीन देता है। तो बी का थर्ड कौन सा है, यही है। और Hg H2SO4 एल्काइन को देता है, तो यह कीटोन दे सकता है। और BH3 देता है एल्डिहाइड। तो डी का 4, सी का 2, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उल्फ किस्नर रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस टू। उल्फ किस्नर अपचयन में कार्बोनिल समूह घटकर बनता है मिथिलीन ग्रुप, COH ग्रुप, CNH ग्रुप, नन। जल्दी से बताइए। 6 का ए, उल्फ किस्नर रिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, COR NH2 बेस, चाहे उल्फ किस्नर हो, चाहे जिंक मरकरी या Cl हो, क्लेमेंसन अपचयन दोनों CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। चाहे इसको लिया जाए, चाहे इसको लिया जाए, दोनों हमारे CO को CH2 में बदलते हैं। तो मिथिलीन ग्रुप में बदलेंगे। कार्बोनिल समूह को किसमें बदलेंगे, मिथिलीन समूह में। मैच कराना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। NO2 CH3 OH COH, और इधर स्ट्रांग एक्टिवेटर्स OH COH। जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को। जल्दी से बताइए, इतनी देर आंसर देने में मत लगाइए। इधर देखिए, जिनके बारे में जानते हैं उनको जानिए। OH स्ट्रांग एक्टिवेटर होगा, CH3 एक्टिवेटर होगा, NO2 जो होता है, देखिए अगर इससे मिलाया जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसका मतलब COH का मॉडरेट डीएक्टिवेटर और NO2 स्ट्रांग डीएक्टिवेटर ग्रुप होता है। अर्थात ये रासायनिक अपक्रिया को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपक्रिया की दर को घटाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। द की मैकेनिज्म स्टेप इन कोल्बे श्मिट रिएक्शन इज। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फिनॉक्साइड। आयन पर कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, रेडिकल एडिशन होता है, कि प्रोटोनेशन होता है। जल्दी से बताइए 8 नंबर। 8 का ए कर रहे हैं कि जो सोडियम फिनॉक्साइड कोल्बे रिएक्शन होती है, देखिए O माइनस यानी इसे सोडियम फिनॉक्साइड कहा जाता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड पर इस तरीके से यहां शिफ्टिंग करता है और ये बना देता है आपका डबल बॉन्ड O, यहां से C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक, तो पहला ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फिनॉक्साइड। In the pinacol rearrangement which migrate occurs 1,2 alkyl shift, 1,3 alkyl shift, 1,2 hydride shift, 1,4 alkyl shift।
बताइए, इन द पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। दीपक पटेल कह रहे हैं नाइन्थ का ए ऑप्शन। देखिए, पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, हालांकि कभी चर्चा नहीं की गई इस पर। ये होता है पिनाकोल, डाइयाल देते हैं, जब इसको H प्लस देते हैं, इसी का नाम है पिनाकोल। H प्लस देते हैं तो RCOH2 प्लस RCOH R ये लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाता है, तो RC प्लस COH R तो ये क्या करता है, ये माइग्रेट कर जाता है इस पर, तो क्या बन जाता है RC प्लस ROH। फिर यहां से माइनस H प्लस कर निकालता है, तो RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज योर पिनाकोल। तो ये शिफ्टिंग जो होती है, देखिए 1 से 2 कार्बन, इसी को 1-2 शिफ्ट कहा जाता है। और किसका ग्रुप, यह एल्किल ग्रुप का शिफ्टिंग होता है, तो 1-2 एल्किल से शिफ्ट होता है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए इसी में, ए ज्यादा स्टेबल होगा कि बी? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए जरा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ए आर बी? जरा बताइए आप लोग तो। स्टेबिलिटी जरा इसका बता दीजिए आप लोग, कि ए ज्यादा स्टेबल होगा कि ए वाला स्टेबल होगा, ए कि बी? अरे भाई, ये इज लेस स्टेबल। हमेशा इस चीज को ध्यान दें, रीअरेंजमेंट हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में होता है। तो बी इज मोर स्टेबल, ये हमारा मोर होगा, ये हमारा लेस होगा। The key intermediate in the Michael addition reaction is enolate ion, carbocation, radical anion, carbene। जल्दी से बताइए। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग नहीं, ड्यू टू रेजोनेंस। 10 का ए कर रहे हैं, इनोलेट आयन, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड देखिए, CH2 C डबल बॉन्ड OOT, C डबल बॉन्ड OET, प्लस हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये जो H होता है, जब इसको बेस देते हैं, तो यही CH माइनस C डबल बॉन्ड OET और CH C डबल बॉन्ड OET होता है, यही हमारा अटैक करता है। तो सही आंसर क्या होगा, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इज द रिलेशन, यह संबंध किस उष्मागतिकी के विभव से व्युत्पन्न है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी से, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से, कि गिब्स फ्री एनर्जी से?
जल्दी से बताइए। ग्यारह का सी। कल हमने आपसे चर्चा भी किया था इस टॉपिक पर कि आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, एस पी वी टी, ठीक। इधर ई है, इधर कौन सा है, जी है, ऊपर एच, नीचे ए दो माइनस, ठीक। अब देख लीजिए यहां से डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट यस, डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट यस इज इक्वल टू डेल वी और डेल यस। इधर से डायरेक्शन से देखिए तो क्या होगा, डेल लगा कर देखिए, डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट यस इज इक्वल टू डेल वी और डेल यस एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू एच। पॉजिटिव साइन है तो ऊपर क्या है, एच है, तो एच वाला कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, एंथैल्पी। क्लियर? क्या कर रहे हैं भाई सर, कलर चेंज कर लीजिए। एक दो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कलर उसका चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो हमारा सही कौन सा ऑप्शन है, एंथैल्पी से है। द रिएक्शन इंटरमीडिएट द हाफमैन रीअरेंजमेंट, हाफमैन रीअरेंजमेंट में कौन सा मध्यवर्ती बनता है, आइसोसाइनेट है, कार्बिन है, नाइट्रीन है, आइसोनाइट्राइल है। द इंटरमीडिएट इन द हाफमैन रीअरेंजमेंट, जल्दी से बताइए। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है तो सब लोगों ने जानते होंगे इसको, अगर हम Br2 प्लस NOH देते हैं तो क्या बनता है, RNH2 का फॉर्मेशन करता है। तो जो इंटरमीडिएट्स बनता है वह हमारा आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज, देखिए कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, सही ऑप्शन क्या होता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, एच इज इक्वल टू अंडर रूट के एच अपान सी। जब महामैराथन लेंगे इस टॉपिक पे तो इसको याद करने का हम आपको तरीका भी बताएंगे उसी समय। द हाइड्रोलिसिस कांस्ट के एच, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच ऑफ ए साल्ट फॉर्म फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड से कर रहा है और वीक बेस से बना हुआ साल्ट से इसकी हाइड्रोलिसिस की गई है, करा कौन सा रिलेशन सही होगा। हमने आपसे पहले कहा था याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो के एच लिख देंगे, के डब्ल्यू लिख देंगे, जो वीक हो यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, जो वीक हो उसका नाम लिखिएगा। तो वीक कौन कौन से हैं, ए भी वीक है आपका, के ए इसका होगा, इसका के बी होगा, तो यहां पर के ए इंटू के बी दोनों लिख दीजिए। तो के एच बराबर के डब्ल्यू अपान के ए इंटू के बी। कह रहा है कि लवणों के प्रकार के हाइड्रोलिसिस करने वाले आयन से मिलान करें। आपको करना है क्या है,
salt of strong acid and weak base, salt of weak acid and strong base, salt of weak acid and weak base, salt of strong acid and strong base. मैच करना है आपको। देखिए यहां से देखिए साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, इसको अगर देखा जाए स्ट्रांग एसिड मीन्स HCl प्लस क्या हो गया H2O, स्ट्रांग एसिड इसका मतलब क्या होगा आपका अरे सॉरी क्या दे रहा है स्ट्रांग एसिड HCl एंड वीक बेस मीन्स आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इधर क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा, इधर हो जाएगा NH4Cl। अब देखिए आपको आयन निकालना है, इसको अगर आयनिक फॉर्म में लिखा जाए तो NH4 प्लस Cl माइनस प्लस H2O, यहां से क्या होगा H प्लस और Cl माइनस प्लस NH4OH। यहां देखिए NH4 अरे सॉरी इससे लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से पता चल जाएगा। देखिए इसमें स्ट्रांग क्या है, अम्ल है, अम्ल हमारा क्या है स्ट्रांग है, और अम्ल क्या होते हैं H प्लस आयन देते हैं, इसलिए यह कटायनिक होगा। जब वीक एसिड होगा तो स्ट्रांग बेस होगा तो OH माइनस ज्यादा मात्रा में होंगे तो एनायन होगा। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस होगा तो इसमें क्या हो जाएगा कोई, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, H प्लस भी हो सकता है बेस भी हो सकता है। साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस का इसकी हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है तो नन कोई नहीं होगा, तो सभी ऑप्शन अपने से मैच्ड है, तो पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा, तो A1 B2 C3 और D4। The solubility product KSP Ag2CrO4 is 2 into 10 per power minus 12. What is the molar solubility? इसकी मोलर सॉल्बिलिटी क्या होगी, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए क्या है सोल्यूशन, Ag2 है, CrO4 है, ये टूटेगा 2Ag प्लस CrO4 डबल माइनस, अगर 2S हो यस हो तो यहां से कितना हो जाएगा 4 इसको लिखा जा सकता है, देखिए जल्दी से क्या लिखा जाएगा 4S स्क्वायर इंटू एस बराबर 2 इंटू 10 पर पावर माइनस 12, तो यहां 4S क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 12, तो 2 का नाम 2, 2S क्यूब बराबर 10 पर पावर माइनस 12, तो यस क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 पर पावर माइनस 12। बताइए क्या होगा, ऐसे देखिए इसको 15 कर लीजिए, इसको कितना कर लीजिए 15, ये कितना हो जाएगा
सर यहाँ 4 होना चाहिए। क्या करें जहां 4? अच्छा, यहाँ 4 होना चाहिए, यही कह रहे हो कि 4 होना चाहिए। अगर 4 होगा तो क्या होगा, 4 4 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 तो बचेगा नहीं। कुछ गलती है क्वेश्चंस में, क्योंकि आएगा नहीं इससे। तो यस क्यूब बराबर कितना हो गया, 10⁻⁻12। तो यस बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4। कोई है क्या? हाँ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए ठीक। मैचिंग पोटेंशियल दे करस्पॉन्डिंग मैक्सवेल रिलेशन। चलिए ऐसे मिला के चेक कर लीजिए, अब ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो ऐसे मिला लीजिए कौन किसका है। देखिए हमने आपको अभी बताया था, एस पी वी टी से ऊपर क्या होता है। देखिए अभी हमने आपसे चर्चा किया था, ऊपर हमारा एच होता है, नीचे ए होता है, इधर माइनस जी होता है, इधर माइनस सी होता है। इसी से मिला लीजिए। इंटरनल एनर्जी यू का है, तो डेल पी और डेल एस क्या मिलेगा, इधर से देखा जाए तो डेल पी और डेल एस एट कांस्टेंट वी, डेल पी और डेल एस एट कांस्टेंट वी इक्वल टू डेल टी और डेल वी एट कांस्टेंट एस, अर्थात पहला का पहला मैच है। यहां से देखिए जरा, ए का देखना है, एच का है, तो एच का देखिए डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी और डेल वी डेल एस एट कांस्टेंट पी, सेकेंड का सेकेंडरी मैच है। अब जरा इसको दिखा, ए का, ए हमारा ए है, तो डेल एस और डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी एट कांस्टेंट, अर्थात पहले का पहले सब एक दूसरे से मैच्ड है, तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन नहीं है, इसी से याद करके अगर पेपर में चांसेस है इस पर क्वेश्चन आने का, ये मान के चलिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ला शीतलीय के सिद्धांत के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है। इट प्रिडिक्ट द इक्विलिब्रियम क्वालिटेटिव डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट, यह परिवर्तन की दिशा का गुणात्मक अनुपात देता है। इट कैन प्रिडिक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट अप्लाइज टू प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस, यह दाब और ताप दोनों पर लागू होता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा कथन गलत है, बताइए जल्दी से, इनमें कौन सा कथन आपका गलत है। अठारह का डी कह रहे हैं, सही आंसर होता है इट प्रिडिक्ट क्वालिटेटिव डायरेक्शन, या डायरेक्शन बताता है। इट कैन प्रिडिक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है।
तो यही ऑप्शन हमारा गलत है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन बताता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन, एकदम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है या क्रिया की दर को नहीं बताता है, एकदम बताता है, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट घटाते या बढ़ाते हैं तो उस पर यह बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विलेयता गुणनफल के बारे में कौन सा कथन गलत है? केएसपी चेंजेस विथ टेम्परेचर, केएसपी तापमान के साथ बदलता है, केएसपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता से स्वतंत्र है, केपी इज कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर, केपी इंक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ कॉमन आयन। कौन सा ऑप्शन आपका इसमें गलत है? देखिए, केपी इंक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ कॉमन आयन, कॉमन आयन के कारण से साल्ट का आयनाइजेशन ही नहीं होता, तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। केएसपी इंक्रीजेज विथ एडिशन, ये जो कॉमन आयन होता है, कॉमन आयन के कारण से जब आयनाइज नहीं होगा तो उसकी कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रत्येक डेल्टा एन का मान केपी और केसी के प्रभाव से मिलाइए। जल्दी से मिला लीजिए आप लोग। देखिए इक्वेशन तो यही है, केपी बराबर केसी आर टी पावर डेल्टा एन। अगर डेल्टा एन इक्वल टू 0 हो जाए तो केपी बराबर क्या हो जाएगा? केसी हो जाएगा। अगर 1 है तो केपी बराबर केसी, अर्थात ये दोनों तो सही ही होंगे। A1 B1, अब इसी दो को मिला लिया जाए, बस इन्हीं दो को मिला लिया जाए, जरा देखा जाए तो केपी अपान केसी इज इक्वल टू आर टी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव निगेटिव है, अगर अगर यह निगेटिव है, डेल्टा एन इज इक्वल टू निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? केपी अपान केसी इज इक्वल टू आर टी पे पावर डेल्टा एन। आर टी पे पावर डेल्टा एन, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपान आर एन आर टी हो जाएगा। मान लीजिए कुछ भी हो, निगेटिव तो स्क्वायर हो जाएगा। यहां से केपी बराबर केपी अपान केसी बराबर, ये वैल्यू 1 से कम, हमेशा 1 से कम आएगी। इस केस में केसी इज ग्रेटर देन केसी इज ग्रेटर देन केपी होगा, अर्थात नेगेटिव वाले का। तो दिस ऑप्शन सही ऑप्शन A1 पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन गामा एंड आर इज गिवन बाई CV इज इक्वल टू आर गामा माइनस 1, CV इज इक्वल टू आर 1 माइनस गामा, CV इज इक्वल टू आर 1 प्लस गामा, CV इज इक्वल टू आर अपान गामा। जल्दी से बताइए। देखिए होता क्या है, CP माइनस CV इज इक्वल टू गामा, ओ सॉरी CP माइनस CV इज इक्वल टू 1, CV से भाग दीजिए, CP अपान CV माइनस 1 इज इक्वल टू आर होता है, तो गामा माइनस 1
इज इक्वल टू आर अपान सी वी, यहाँ सी वी इज इक्वल टू आर अपान गामा माइनस 1, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैच द थर्मोडायनेमिक रिलेशन विद द Cp minus Cv is equal to Mayer's। जल्दी से बता दीजिए। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू मेयर रिलेशन ही है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बी का थर्ड होना चाहिए। बी का सीपी अपान सीवी इज इक्वल टू गामा है, तो बी का डिफिनेशन ऑफ गामा थर्ड, बी का थर्ड कहीं है, सी का 2, सीवी इज इक्वल टू, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये कहां सही होगा भाई? गामा की परिभाषा से व्युत्पन्न है, क्या होगा? अच्छा, एडियाबैटिक रिलेशन गामा पहला ही हो। देखिए इसको कौन सा सही होगा। अच्छा, इसका तो ड्राइव फॉर्म अभी बात किए थे, ठीक है, इसका यही सही है, इसका यही फिर सही होगा। यही ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि अभी ड्राइव फॉर्म गामा डिफिनेशन, गामा की डिफिनेशन का यूज करके सीवी इज इक्वल टू आर अपान गामा उनको डेरिवेशन किया जा सकता है। In Maxwell relation, the negative sign indicates direct proportionality, inverse independence between conjugate variables, constant pressure condition, none of कोई नहीं। बताइए, मैक्सवेल संबंध में ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है। जल्दी से बताइए। तेईस का बी राहुल साइंस कर रहे हैं। इनवर्स इंडिपेंडेंट विद द कॉन्जुगेट वेरिएबल्स, सही ऑप्शन है इनवर्स डिपेंडेंस बिटवीन द कॉन्जुगेट वेरिएबल्स, युग्म चर के बीच व्युत्क्रमानुपात को प्रदर्शित करता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैक्सवेल संबंध किन प्रकार की राशियों को जोड़ते हैं? स्टेट फंक्शन से, कि पाथ फंक्शन से, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल से, नॉन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज से। आशीष कुमार क्या कह रहे हैं भाई? नाइस क्वेश्चन है। अभी जब महामैराथन आपको थर्मोडायनेमिक्स लेकर आएंगे तो मैक्सवेल रिलेशन पर लगभग 15 क्वेश्चंस रखे जाएंगे। 15 प्रश्न हम मैक्सवेल रिलेशन पर रखेंगे। कहां? जब मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स को महामैराथन लेकर आएंगे तब वहां जो है इस पर करीब 15 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स पर रखेंगे, 10 क्वेश्चन क्लेसियस क्लेपेरॉन रखेंगे, हेल्महोल्ट्ज पर सबसे चर्चा करेंगे।
मैक्सवेल संबंध किस प्रकार की राशियों को जोड़ते हैं? तो मैक्सवेल रिलेशन सदैव एग्जैक्ट डिफरेंशियल से निकाला जाता है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल में सदैव स्टेट फंक्शन की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर क्या होता है? स्टेट फंक्शन अर्थात स्थिति फलन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम क्रम की अपक्रिया की दर पूरी अपक्रिया के दौरान the rate of first order reaction remains constant throughout the reaction. In a first order reaction, half life is constant. बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए भाई। प्रथम क्रम की अपक्रिया की दर पूरी अपक्रिया के दौरान समान रहती है। 25 का डी कह रहे हैं। ए इज फॉल्स। प्रथम कोट की अपक्रिया की दर पूरी अपक्रिया के दौरान समान नहीं रहती है। ए इज फॉल्स अर्थात ए हमारा गलत है। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपान के होता है। यहां पर इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू टी हाफ इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट ही तो है। यह तो सही है लेकिन हमारा एक क्या है? गलत है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। रिलेटिव स्ट्रेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी फोर्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स वंडरवाल्स फोर्स है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जल्दी से बताइए। वंडरवाल्स फोर्स है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सही ऑप्शन क्या है? जल्दी से बताइए। देखिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है 1 2 3 अर्थात वंडरवाल्स फोर्स को सबसे वीक फोर्स माना गया है। तो सही आंसर होगा 3 2 1 कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following will oxidize by Br2 NaOH? कौन सा ऐसा एल्कोहल है जो हमारा NaOH और Br2 से ऑक्सीडाइज होगा? बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए आप लोग सब। 26 का 27 का बताइए। दीपक कर रहे हैं। देखिए Br2KH एल्कोहल में यह हमारी है हेलो फार्म रिएक्शन। हेलो फार्म रिएक्शन में क्या होता है? प्राइमरी एल्कोहल में ओनली
एथिल एल्कोहल ही हमारा रिएक्शन देता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। एथिल एल्कोहल ही हमारा क्या देता है, ऑक्सीडेशन ब्रोमीन और एनओएच के साथ होता है, अर्थात यह हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। और इसका जब हम Br2 NOH देते हैं तो क्या बनता है, CH प्लस Br2 NOH CH प्लस बन जाएगा क्या, HCOOH बन जाता है। चलिए, विच एमंगस्ट द फॉलोइंग इज कार्बन एसिड, इनमें से कौन सा एक है जो कार्बन एसिड है, कार्बन एसिड कौन सा है, जल्दी से बताइए। कौन सा है एक कार्बन एसिड, अरे भाई जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो कार्बन, इसमें देखिए फिनाल आपका ये होता है, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। बेंजोइक एसिड देखिए, इसमें भी ऑक्सीजन है, ये भी नहीं। एथिल एस्टो एसिटेट एक ए है और एसिटिलीन है, तो 4 और 5 वनली हमारे करेक्ट होंगे, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले एसिड्स हों। ये चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन एसिड का मतलब केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन, यही दो एलिमेंट्स हों, वह एसिड हमारे कार्बन एसिड्स कहलाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 का, सॉरी 28 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, द रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रोनियम आयन इज सच दैट, जल्दी से बता दीजिए। बताइए जल्दी से। अरे भाई, OCH3 कौन सा ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। Cl कौन सा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट रिंग डी एक्टिवेटर, यह डी एक्टिवेटर होने के कारण सबसे ज्यादा किसका होगा, सेकेंड का, फिर फर्स्ट का, फिर थर्ड का, सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट। 30 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, सोडियम सोडियम धातु द्रव अमोनिया में घुलकर नीले रंग का विलयन बनाता है, एनओएच कांच से क्रिया करके सोडियम सिलिकेट बनाता है, एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अधिक से क्रिया करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट देता है। हर्टी का सी करें दीपक, एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अधिकता के साथ करके एल्युमिनियम नहीं देता, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं देता, बल्कि सोडियम मेटा एल्युमिनेट देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सी ऑप्शन। यह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो बनता है, लेकिन अधिक मात्रा में ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एनओएच में डिजॉल्व हो जाता है और सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाता है। देखिए, आज आपकी क्लास थोड़ा सा डिले हो गई क्योंकि कल महामैराथन में, कल आपका महामैराथन रहेगा, जिसमें आपको
नेम रिएक्शन पर 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। नेम रिएक्शन पर आपको 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 100 प्रश्न आपका कल महामैराथन रहेगा। ठीक, तो कल आप लोग जो है आज टाइम नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कल महामैराथन में हम लोग मुलाकात करेंगे 100 प्रश्नों के, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। ठीक है, तो चलिए, जो लोग चैनल के माध्यम से न जुड़ पाए जल्दी से जुड़ जाएं। दीपक पटेल कह रहे हैं कि सर टाइमिंग सर 8 ही बजे से रहेगी। आप ही लोग के क्वेश्चन पेपर बनाने में इतना डिले हो जा रहा है क्लास को कि कल के क्लास की तैयारी करने में टाइम बहुत लग रहा है, उसी की तैयारी की जा रही है। तो कल महामैराथन आप लोगों के साथ लिया जाएगा, आप लोग जुड़िए। महामैराथन 100 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को आप लोग जरूर देखें। ओके, थैंक यू। जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू। गुड नाइट सभी लोगों को।